नमस्कार दोस्तों, a very warm welcome and velocity morning to one and all। आज हम यहाँ पे एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे बात करने के लिए सब आप लोग यहाँ से एकत्रित हुए हैं एक वेबिनार में कॉल्ड एंगर मैनेजमेंट। उसको स्टार्ट करने से पहले एक मेरा रिक्वेस्ट है स्टैन सर से कि हम लोग सभी 45 डेज प्लस से एक डिफरेंट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर और साइकोलॉजी में मूव कर रहे हैं और हमारे घर पे जो भी मातृ शक्तियाँ हैं उनको कुछ भी लॉकडाउन का बेनिफिट नहीं मिला है। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर सर परमिट करें तो एट 9 o'clock वी रिक्वेस्ट ऑल द प्रेजेंटीज उनकी फैमिली 9 o'clock पे यहाँ पे आ जाए in front of the screen, and we like to appreciate them and give an applaud from Velocity Life Sciences. If sir agree, we can have a chat. We can chat it. Sure, Vipul sir. I think what he's requesting, friends, is that आप जहाँ पे भी बैठे हैं आपके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करें कि 9 जैसे बज जाते हैं आप थोड़ा सा 1 मिनट स्पेंड करके हमारे साथ आ जाएं, so that we will acknowledge them for being very disciplined and लॉकडाउन के दौरान उन्होंने जो भी आदेश दिए हैं लोकल प्रशासन ने उसको फॉलो किया है, and we all been responsible for a very methodical execution of the lockdown. So yes, Vipul, I'm sure all of them, whoever is possible, will be able to do that. All right. Yeah, it will be. And I request sir at 9 o'clock you may just ping me up if I'm not a little bit more moving in the screen. So sure, I'll do that. Yep. Right, sir. So friends, shall we start? Everybody ready? ओके सो इसको हम मेजरली अपना जो ये आज का कन्वर्सेशन है उसको हम हिंदी की तरफ ज़्यादा रखते हैं। जैसा मैंने जनरली प्रीवियस अपनी वेबिनार्स में देखा है कि लोग पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन गोइंग ऑन द हिंदी स्केल, तो हम हिंदी पे इसको थोड़ा सा ज़्यादा जोर रखेंगे। तो एंगर बहुत ही डिफरेंट टाइप का टॉपिक है, बट इसके ऊपर लोग बात करने से भी डरते हैं और बहुत सारी वजह हैं इस पे। लोग कभी भी इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि गुस्सा, आक्रोश, नाराजगी, क्रोध, अप्रसन्नता, इसका डिफरेंट वेरिएशन हो सकता है, इंटेंसिटी बहुत डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सपेक्टिव, बहुत सारे बात के ऊपर हो सकता है। तो ये डिफरेंट जो सारे वर्ड्स हैं कि क्या है, क्यों होते हैं, इसका कहाँ इफेक्ट आता है, इन सबको हम एक बड़ा ही सिस्टमेटिक वे से इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए कोशिश करूँगा। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक होने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, तो आई अप्रिशिएट इफ एवरीबडी इज सपोर्टिंग मी ऑन दैट। दोस्तों, एंगर जो है बहुत ही बड़ा विषय है और कभी कभी इसमें गंभीरता भी बहुत ज़्यादा आ सकती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत बड़े स्केल पे या रेगुलर रिपीटेटिव वे पे बहुत आक्रोश लोगों में है और बहुत मेजर स्केल पे जैसे मॉब लिंचिंग टाइप से है या ज़्यादा लोगों में इस तरह के एग्रेवेशंस बढ़ते रहते हैं, वहाँ गंभीरता बहुत ज़्यादा होती है। और इसीलिए आज एक छोटा सा एक प्रयास है मेरा कि मैं इस विषय पे थोड़ी रोशनी डाल सकूं और आप जो भी लोग इस वेबिनार में उपस्थित हैं उन सबको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन इस सेमिनार से मिले, ये मेरे यहाँ से कामना है। हो सकता है इस सेमिनार में कुछ लोग एक्सपर्ट हों इस टाइप की फील्ड में, कुछ मैं टेक्निकल बातें भी करूँगा, हो सकता है उसके टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हैं, यह इस विषय में मेरे से ज़्यादा भी जानते हों, परंतु मेरा विचार है कि जो भी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन जो मैंने गैदर की है और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। मेरा आपसे एक विशेष अनुरोध है कि मुझे निरंतर आपसे सहयोग मिलता रहे और हौसला अफजाई मिलती रही। आई अप्रिशिएट, और आप लगे कि आप लोग सो नहीं रहे हैं तो व्हेनेवर आई रिक्वेस्ट या हर स्लाइड पे तो मुझे आप अगर चैट में यस कहते रहेंगे और मुझे उसका एप्रिशिएशन मिलता रहेगा तो इट्स विल बी अ बूस्टर फॉर मी और मैं आगे उस विषय पे बढ़ता रहूँ। स्टार्टिंग विद द विषय एंगर मैनेजमेंट। दोस्तों, क्या आपको
पता है वाकई में कि इस गुस्से का, आक्रोश का, नाराजगी का क्या प्रतिकूल प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है? कहाँ कहाँ हमें नुकसान हो सकता है इसका? क्योंकि जब मैं इस विषय पे थोड़ी जानकारी ले रहा था तो श्रीमद् भागवत गीता का एक मुझे श्लोक मिला जो कहता है गुस्सा नर्क का द्वार है। अब जो लोग भागवत गीता को मानते हैं, समझते हैं, वो ये मेरे साथ एग्री जरूर होंगे कि जब भागवत गीता में उसको इस इंटेंसिटी का क्रिएट किया गया है कि वो नर्क का द्वार है, यानी जहां हमें इस जिंदगी के बाद जाना है वहां पे भी हमें सुख नहीं मिलेगा, वहां पे भी परेशानियां बढ़ेंगी, तो हम इस जीवन में ऐसा क्या क्या गलत करेंगे और इस जीवन में उनके लिए कितने कष्ट भोगेंगे, इन सब का कहाँ कहाँ गलत इफेक्ट पड़ता है। आइए जरा सा हम इस पे ग्लिम्स लेते हैं, फिर इसके ऊपर आगे बात करेंगे। दोस्तों, जब भी हम कुछ गुस्सा करते हैं, आक्रोश आता है, तो हमारी बॉडी भी इमीडिएटली उसी के साथ रिस्पॉन्ड करती है और कुछ इस तरीके के केमिकल्स हमारी बॉडी सीक्रेट करती है इंटरनली, जो अपना इफेक्ट एज अ पॉइजन हमारे को देते हैं। आप जानते ही हैं, मेरे को बताने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है कि व्हाट इज पॉइजन, क्या लेवल का हमारे को नुकसान पहुंचा सकता है। गुस्सा करने पे हमारा शरीर का ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है और इसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन क्रिया जो है उसके ऊपर भी पड़ सकता है। और रेगुलर सो मच सो है कि हम अगर रेगुलर इस तरह के उसमें रहेंगे, गुस्से के इस माहौल में रहेंगे, तो हमारे को एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और इस तरह की न जाने कौन कौन सी बीमारियां हमारे को हो सकती है। गुस्सा करने वाला व्यक्ति चीजें भूलने भी लग जाता है। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है? अब जस्ट सोचिए, अगर आप रनिंग कर रहे हैं और रनिंग करते करते मैं आपसे कहूं कि आप सब खाना भी खाते रहिए बैठने की जगह, तो क्या आपको लगता है ये संभव है? अगर कोई लोग मेरे से सहमत नहीं है तो देखिए चैट नो ऑन दैट। तो दोस्तों, जब आपको ये आप मेरे साथ सहमत हैं कि हम कोई काम ज़्यादा उस पर स्पीड में करते हैं तो हम दूसरा काम पॉजिटिव नहीं कर सकते। सेम वे जब भी हम ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो हम सारी बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं और हमारा शरीर हमारे को साथ देने के साथ साथ दिमाग भी और शरीर भी उन चीज़ों में लग जाता है जो गुस्से को सपोर्ट करता है। बट ये गुस्सा जो है ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी रिवर्स इफेक्ट देता है, यानी कि जहां हम इम्यूनिटी सिस्टम हमारे आंतरिक हमारी जो दुर्बलता है उसको दूर करता है, आंतरिक जो हमारे ऊपर जर्म्स का अटैक है उससे हमारे शरीर को बचाता है, वहीं इस तरह से बचाते बचाते जो बाहरी तरह के हमारे कीटाणु हैं, यानी बाहर की जो हमारी गुस्सा है, लड़ाई झगड़े हैं, उनसे इसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव करता है। सो मच सो कि हमारा जो सोचने विचारने की शक्ति है वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस की तरफ जाने लग जाती है और हम जो भी काम करते हैं वो हमारा सारा डिकंस्ट्रक्टिव वर्क, यानी हम जो भी काम करेंगे उसे डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है, उसमें पॉजिटिव दूसरों के लिए फायदे का या हमारे लिए फायदे का कोई भी काम नहीं है। सो मच सो कि हम जब एक्सट्रीम स्टेप्स में अगर जाएंगे, एक्सट्रीम रेगुलर इस तरह के माहौल में रहेंगे, तो हमारे चांसेस ऑफ हार्ट अटैक, चांसेस ऑफ ब्रेन स्ट्रोक ये भी बढ़ जाते हैं। और ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिफिक रिसर्च स्टडी ये बताती है कि नंबर ऑफ चांसेस इसलिए बढ़े क्योंकि उनके घर में एंगर का माहौल था, वो उसमें पार्ट एंड पार्सल ऑफ उस लड़ाई झगड़े आक्रोश कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी ये स्थिति और दयनीय हो गई है। सो मच सो कि लॉन्ग टर्म हम अगर उसमें रहेंगे तो इट विल लीड टू डिप्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, तो इसका उत्तर हम थोड़ी देर में आगे की स्लाइडों में देंगे। और इन सब चीजों की वजह से जब ये शरीर पे सारी चीजें प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, हमारे को गुस्सा ज्यादातर सपोर्ट नहीं करता है, तो ये सब चीजें हमारी जिंदगी को भी छोटा करेगी। तो क्या आप लोग चाहेंगे कि ऐसा कुछ हम काम कर रहे हैं जिससे हमारी जिंदगी और छोटी होती चली जाए? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि आप चाहते हैं कि ये जिंदगी हमारी छोटी ना हो और आप चाहे, तो मैं आपसे एक छोटा सा, जिसे हम कभी कवि सम्मेलन में जाते हैं दोस्तों,
तो वो जो शायर होता है वो कहता है कि साहब मेरे को आपसे दाद मिलती रहे तो आगे बढ़ने में मजा थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो ऐसा ही कुछ मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों से अगर मुझे थोड़ा एप्रिसिएशन मिलता रहे तो थोड़ा सा मजा ज्यादा आएगा। ओके, थैंक यू। तो ये जो मैंने कुछ इंस्टेंसेस आपको बताए ये बहुत थोड़े से हैं, अनगिनत ऐसी बहुत सी वजह हो सकती है, बहुत से हमारी बॉडी पे इफेक्ट आ सकते हैं जिनका जिक्र शायद समय की कमी या हो सकता है मैं उतना डिटेल में आपसे नहीं जा पाऊँ। तो हम इन विषयों पे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हम अपने जो टॉपिक का इफेक्ट है उस पर चलते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम आते हैं कि ये गुस्सा है क्या। हमने अभी ये तो कह दिया कि आपको मैंने शायद थोड़ा सा ईगर कर दी कि लेकिन गुस्सा आक्रोश ये एक्चुअली है क्या। दोस्तों सबसे पहले इसमें समझने की चीज ये है कि गुस्सा करने के लिए कम से कम दो व्यक्ति, वो चाहे प्रत्यक्ष आपके सामने हो या परोक्ष हो, उसकी आवश्यकता होती है। या तो उसने आपको फोन पे बात की हो, व्हाट्सएप पे कुछ डाला हो, या पहले कहीं पे या किसी और सोर्स से आपको कुछ ऐसी चीज पता चली हो जिसकी वजह से आपको आक्रोश या गुस्सा या मुंह फुलाना ऐसे कुछ भी कारण रहे हो सकते। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आपने देखे जैसे एक बहुत बड़ी भीड़ होती है वहां पे होता है, या मिलिट्री ऑपरेशन होता है वहां पे भी एक वो है, या आजकल एक वर्ड नया चला है मॉब लिंचिंग। इसमें भी इस तरह के आपने देखा बहुत सारे लोग होते हैं, बट मिनिमम इट रिक्वायर्स 2%। सेकेंड इसमें हम मेथोडिकल अगर चलते हैं तो इसको व्हाट इज एंगर को अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये जो भी हमारे आसपास की कोई घटना या कोई व्यक्ति विशेष जिससे उसके किसी करनी या कथन का हम रिएक्शन जो देते हैं, क्योंकि साइंस का प्रिंसिपल है एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो जैसे ही हम उनके किसी बात को नकारते हैं या हमें अच्छी नहीं लगती या उनको हमारी बात अच्छी नहीं लगती या माहौल अच्छा नहीं लगता, एंगर कम्स इनटू द पिक्चर। अब ये एंगर क्या है, क्यों होता है? इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, ये हमारे दिमाग की उपज है जहां हमारा दिमाग नेगेटिव फीलिंग की तरफ बढ़ने लग जाता है और हमें प्रोवोक करता है, हमारे को इंड्यूस करता है कि भाई कुछ ना कुछ गलत करो, कुछ ना कुछ अगेंस्ट करो, क्योंकि हमने स्टेट ऑफ माइंड से हमारे शरीर में एक बीज बो दिया है। दोस्तों जब हम कहते हैं कि कोई भी दो आदमी के बिना नहीं होता, क्योंकि आपने ये कहावत सुनी होगी कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, तो दूसरा हाथ तो किसी न किसी का चाहिए। मैं नहीं समझता कि आप एक खाली कमरे में बैठे हैं और आप बेवजह अपने ही दोनों हाथ लेके एक गुस्सा अपने आप से ही मतलब करना चाहते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान ऐसा करता होगा? मुझे नहीं लगता कि एक पागल भी कोई करता होगा। पागल हम इन द सेंस ऐसा लेना चाह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो जिसकी मनस्थिति नॉर्मल नहीं। गोइंग फॉरवर्ड, अब ये जो एंगर है, गुस्सा है, इसकी जो इंटेंसिटी है ये बिल्कुल चेंज हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि गुस्सा मतलब किसी के हाथ पैर तोड़ दो तभी आप उसको गुस्सा मानो। ये माइल्ड इरिटेशन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और वहां आपने एक कॉफी ऑर्डर की और कॉफी साहब आपने सिप की और आपका मुंह जल गया। आपको बड़ा गुस्सा है कि भाई कॉफी तो गर्म बहुत ज्यादा है। तो भाई ये कैसे संभव है कि कॉफी जो आएगी वो आपकी हिसाब से ऐसी गर्म आए जो आपका मुंह नहीं चले? तो ये माइल्ड इरिटेशन है, मे बी उसका आफ्टर इफेक्ट कुछ भी नहीं है। और इस तरीके से धीरे धीरे वो आगे ऐसे बढ़ सकती है कि कोई और बहसबाजियां हो गई, दो व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, चार हो गए और एक इंटेंस लेवल पे जबरदस्त भीड़ उसमें इकट्ठी हो सकती है। जबरदस्त लेवल का उसमें इंटेंसिटी हो सकती है कि उसमें लोगों के हाथ पैर टूट गए हैं, किसी का मे बी टू द एक्सटेंट ऑफ किसी व्यक्ति की को दूसरा व्यक्ति कत्ल कर दे, उसको किल कर दे, और या आप में इतना एंगर आ जाए कि आप अपने आप को ही हार्म पहुंचाएं एंड
to the level of suicide. दोस्तों एक्सट्रीम लेवल की आप लोगों ने सबने आजकल महाभारत आ रही है, रामायण आ रही है, वर्ल्ड वॉर 2 सबको पता है, पानीपत की लड़ाई है, प्लासी की लड़ाई, ये जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, आपको लगता है इसमें किसी का फायदा हो? स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉल आर्ग्यूमेंट्स विद इन योर फैमिली, विद इन योर फ्रेंड्स, टू द एक्सट्रीम लेवल, अगर आप सोचेंगे तो इन द नटशेल क्या आपको लगता है किसी को भी फायदा हुआ है? जरा सोचिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको और एनालाइज करते हैं एंगर को, कि एंगर, क्या आपको लगता है कि एंगर कहीं बाहर से हमें परोसा गया है? ऐसा कुछ है कि आप अपने दोस्त के घर गए और उसने पूछा आज क्या लोगे, आपने कहा साहब मैं तो आज एंगर लूँ, आज मुझे क्रोध चाहिए, क्रोध पेश किया जाए। राजा के दरबार में होता है ना, महाराज अकबर से पूछा गया कि भाई महाराज आप क्या चाहेंगे? उसने कहा आज क्रोध पेश किया जाए, आज आक्रोश पेश किया जाए, आज गुस्सा पेश किया जाए। क्या ऐसा संभव है? दोस्तों जो भी इंसान ये सोचता है कि मुझे गुस्सा कहीं से मिला है, तो क्या ये कोरोना वायरस है जो बाहर से कहीं से अटैच हो गया आपके साथ? आप जा रहे थे और बाहर कोई गुस्सा करके निकला, वहां पे वो गुस्से का जो वायरस है वो वहां था और वो आपसे अटैच हो गया? नहीं दोस्तों, अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। ये गुस्सा जो है ना, ये हमारे अंदर ही होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है इसको हम आगे नेक्स्ट डिटेल करेंगे, बट ये आपको सोचना, विचारना और इसको मानना पड़ेगा कि ये मानने की तरफ में आपको कुछ सपोर्ट्स होगा कि ये हमारे अंदर है, जहाँ से ये निकला है, और इसका जो बीज है वो धीरे धीरे पौधा पेड़ बन के और शाखाएं बहुत सारी हो गई। वो डिपेंड करता है हम उसको कितना सपोर्ट करते हैं। अब इसको साइंटिफिक वे में अगर एंगर को देखें तो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक साइंस का प्रिंसिपल है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉयड। अब आपको बताता हूँ ऐसा कैसे है। हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में जाके वो एनर्जी में कन्वर्ट हो। हम पानी पीते हैं, आवर बॉडी 70% वाटर, 70% हमारे शरीर में पानी है। तो पानी का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खाने का है। तो ये सब चीजें हैं कि और भी जो हम काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्यों है? टू ट्रांसमिट एनर्जी। एनर्जी का हमारे को क्या फायदा होता है? एनर्जी का फायदा ये होता है कि ये हमारे को कार्य करने के लिए हेल्प करती है। लेकिन ये जो एंगर में हमने एनर्जी, हमारी जो बॉडी की एनर्जी है, उसको ट्रांसफर जो कर दी, तो वो नेगेटिव फोर्स हो जाता है पॉजिटिव। सो मच सो दोस्तों कि अगर एक पॉजिटिव कार्य में हमारी इतनी अमाउंट की, एक्स अमाउंट की एनर्जी हमारी अगर यूज होती है, तो गुस्सा करने में या और गुस्से से संबंधित कार्य करने के लिए इतनी दुगनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी कंज्यूम होती है। तो क्या फायदा है इस गुस्सा करने का? आपको लगता है कोई फायदा है? इसमें एक चीज और होती है कि ये गुस्सा जो होता है, ये हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसका वेलोसिटी लाइफ साइंसेज का जो जेनेटिक टेस्ट है उसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी प्रवृत्ति एंटी सोशल टाइप की, नेगेटिव थॉट प्रोसेस की, और इस तरह की कोई प्रवृत्ति हमारी जेनेटिक तो नहीं है, वंशानुगत तो ऐसी चलती नहीं आ रही जहां हमें गुस्सा आता हो। वो भी एक तरीका हो सकता है जो लोग साइंस पे विश्वास करते हैं और इस तरीके करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको थोड़ा सा एंगर के बारे में व्हाट का जो जवाब है उसको दे पाया हूँ। अगर आप मेरे से एग्री हैं तो मैं आपसे अगेन दाद चाहूँगा थोड़ी सी, जिससे कि अगले पेज पे जाने के लिए मेरे हाथ को ऐसी ताकत मिले कि मैं अगले पेज की तरफ मूव कर पाऊँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। Going to the next page,
अब ये गुस्सा हमें आता क्यों है? हमने अभी ये कहा कि व्हाट इज एंगर, अब हम बात करते हैं व्हाई एंगर, हमें आता क्यों है गुस्सा। गुस्से की दोस्तों सैकड़ों हजारों तरह की वजह हो सकती है। जैसे अभी हमने बात की पिछली, उसमें जेनेटिक भी हो सकती है। उसके अलावा हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट है, अभी परसों जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट सर ने भी कहा कि कोई भी सर्कमस्टेंस हमारे आसपास का एनवायरनमेंट जो है 33%, 1/3 जो रोल है हमारी बॉडी में, इवन हमारे फ्यूचर में भी 1/3 रोल प्ले करता है। तो हमारा जो साइकोलॉजी है, हमारा जो भी विचार करने की शक्ति है, उसमें भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा आसपास का एनवायरनमेंट। हम जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, जिन लोगों के साथ घूम फिर रहे हैं, जिन लोगों के साथ अपना कार्य विभाग कर रहे हैं। इसके अलावा गुस्सा करने के बहुत बहुत वजह हो सकती है कि क्यों हमें गुस्सा आता है। अगर हमें लगता है कि सब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हो सकता है वो सही हो गलत हो, हम अभी उसके ऊपर डिबेट नहीं कर रहे। अभी कैसे है, ये एग्जाम्पल लीजिए कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है परिवार में, और माँ बाप ने दो भाई हैं, उनके 2 बच्चे हैं, उनको प्रॉपर्टी का हिस्से में एक एक मकान दे दिया। मकान एग्जैक्टली सेम टाइप का बनाया गया था, उतने ही कमरे, उतने ही अमाउंट लगाया गया। अब एक भाई तो घूस गया, जैसा मेरे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय है। क्या अन्याय हो गया, दोनों को एक एक मकान दिए गए। तो कहते हैं साहब मेरे को जो मकान दिया गया उसकी वैल्यू 10 साल बाद भी उतनी ही है जितने की दूसरे आदमी की जो है वैल्यू है, उससे ज्यादा होगी। तो कहता दूसरे को तो ऐसी जगह लोकेशन पे दिया गया। तो ये इनजस्टिस हमारी साइकोलॉजी। क्या आपको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन उस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इसलिए किया गया था कि वैल्यू एडिशन किसको ज्यादा है किसको कम है? पर्पस ये नहीं। ऐसे डिसबिलीफ, हमें जब अपने आप पे विश्वास नहीं रहता, और ये दोस्तों कब होता है ज्यादातर, ये तब होता है जब हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं, हम अपनी ग्रोथ को लिमिट कर लेते हैं, हम सोचते हैं साहब इससे ज्यादा तो हमारी करने की ताकत ही नहीं, तब ये जाके प्रॉब्लम आती है। रिजेक्शन। अब बॉस, आप सोचते हैं यार मैं और कॉलीग दोनों हम बराबर हैं, और लेकिन मेरा बॉस उसको ज्यादा चाहता है, उसकी सैलरी का प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है, उसको उसके इंक्रीमेंट ज्यादा दे रहा है। अरे भाई उसको एनालाइज आपने करने की सोची, या बस गुस्सा होके बैठ गए और अपने कलीग से बोलना भी छोड़ दिया? अगर आपको वाकई कुछ लग रहा था तो आप अपने सीनियर से या उससे भी बात कर सकते थे। तो हम अंदर क्या करते हैं कि हमारे यहाँ जो अंदर एक बीज हमने गुस्से का रोप दिया। हो सकता है कोई बड़ा पेड़ अभी बनना जरूरी नहीं होता, उसका इमीडिएट फल हमें मिले वो जो जरूरी नहीं है, लेकिन गुस्सा जो है हमने बीज रोप दिया, बीज स्टार्टिंग हमने उसको कर दिया। ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है। अब डिसअपॉइंटमेंट कैसे, फॉर एग्जांपल आप लीजिए कि आप एक आईबीओ हैं वेलोसिटी के, और आपने किसी से व्यक्ति से टाइम लिया कि सब आपको प्लान दिखाना है या फॉर से आपका जेनेटिक टेस्ट करना है। उस व्यक्ति से टाइम मिल गया, आप बहुत खुश थे, टाइम पे आप जाके बैठ गए उसके 11 बजे जो उसने टाइम दिया था। अब आपने अंदर जाने की इजाजत मांगी तो पता चला कि सर बॉस बिजी है, जिससे मिलने गए, और आप बाहर बैठ गए। बढ़िया सर। अब आप बाहर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बड़े सपने बुन रहे हैं कि अब ये होगा और सब मेरे को इतना पीवी मिल जाएंगे और इतना होगा, और आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया, 1.5 घंटा निकल गया, और भाई अंदर से कोई कॉल नहीं। अब आपने डिसअपॉइंटमेंट निकल, ठीक है, फिर आपने पियोन से पूछा, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, और थोड़े टाइम बाद 2 घंटे बाद अंदर से फिर एक बंदा निकल के आता है और आपसे कहता है सर आज तो व्यस्त हैं सर, और अभी कहीं जाना उन्हें बहुत जरूरी है, तो सर को अभी व्यस्त की वजह से आपसे मिल नहीं पाएंगे, और आप किसी और दिन का रखिए। अब आप में एक डिसअपॉइंटमेंट आया। एक तो आपको लगता है साहब मेरी इज्जत नहीं है, उसकी इज्जत है क्या? अब ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि आपने जो दिमाग से एक ख्याली पुलाव बनाया कि साहब मेरे को इतना मिलेगा, फिर ये होगा उतना होगा, तो सपना टूट गया। आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, शायद मैं कहानी सुनाने में उतना अच्छा नहीं हूँ जितने वेलोसिटी में और कुछ कुशल लोग हैं। कहानी ऐसी है कि एक व्यक्ति बड़ा ही कामचोर था टाइप का व्यक्ति था,
और उसके माँ बाप उसको बहुत पुश करते थे कि भाई तू कुछ कर कुछ कर। अब जैसा जनरली लोग करते हैं, उसने देखा कि यार बहुत पुशिंग हो रही है, ज़िंदगी में कुछ चाहिए, अभी बहुत कुछ पाने की सोच रहा हूँ। तो उसने क्या किया, सबसे पहले जाके एक ज्योतिष को अपना हाथ दिखाया। ज्योतिष का सब सही है, आप बहुत बड़े आदमी बनोगे। बड़ा खुश हुआ, उसको बढ़िया सी दक्षिणा दी और आ गया वापस। और घर आके वो सपने देखने लगा कि मैं ऐसे बड़ा हो जाऊंगा, फिर मेरे पास घर हो जाएगा, फिर गाड़ी हो जाएगी, फिर और मेरे पास इतने नौकर चाकर होंगे, ये होगा वो होगा। और उसकी प्लानिंग करने लगा, ये सब करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि साहब ऐसा करता हूँ कि मेरे पास पैसे तो ज़्यादा है नहीं, तो एक अंडा खरीद लेता हूँ। एक अंडा खरीद लिया और उसने उससे कहा कि अंडे वाले से पूछे, सब इसमें से एक अंडा निकले जो है उसमें चूजा निकलेगा। उसने कहा हाँ निकलेगा। खुश हुआ। उसने उससे पूछा, इस चूजे जो है ये मुर्गी बन जाएगी और वो फिर अंडा भी देगी। उसने कहा। अब ये सोच के बड़ा खुश हुआ कि ये सबसे बढ़िया काम है, आराम से मैं बैठूंगा। वो एक अंडा लिया है कि इसमें से एक मुर्गी, फिर वो सोचने लगा सामने अंडे को बिना कुछ काम के कि अब इसमें से एक चूजा निकला, फिर एक चूजा बड़ा हो गया, फिर एक मुर्गी हो गई, फिर उस मुर्गी ने 8-10 अंडे दिए, फिर वो सब अंडे भी में से चूजे निकले, फिर उसके बाद वो बच्चे बड़े हुए। और ऐसे करते करते उसने कहा 1 की 10 हो गई, 10 की 100 हो गई, 100 की 10,000 हो गई, और ऐसे लाख हो गई, और 50 लाख हो गई, और करोड़ों में हो गई। उसने कहा मेरा बड़ा पोल्ट्री फार्म हो गया, ये सब हो गया। और सोचते सोचते कि साहब मैं तो राजकुमारों की तरह रहने लगा। और ये करते 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 झटके से उसकी नींद खुली जब उसकी माताजी ने उसके ऊपर एक जोरदार पानी की बाल्टी डाली, पानी भर के। तो वो झटके से उठा, उसने कहा अरे क्या कर दिया। वो बड़ा एकदम से जब उस पर आया तो वहाँ पे बड़ा गुस्सा करता कि आपने मेरा सारा जो बिजनेस था इतना सा मैंने लगाया था और इतना बड़ा बनाया था, वो सबको आपने बर्बाद कर दिया। क्या वो गुस्सा सही था? तो सर इस तरह के हमारे जबरदस्ती के डिसअपॉइंटमेंट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हाई एक्सपेक्टेशंस। मैं एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं कर रहा, बिना उम्मीद के तो कुछ भी नहीं। उम्मीद हम बच्चों से भी लगाते हैं, उम्मीद हम अपने स्पाउस पार्टनर से भी लगाते हैं, और उम्मीद हमें रखनी चाहिए। अपने कलीग्स हैं, कस्टमर्स हैं, सबसे है। अभी कोरोना के टाइम में हमें उम्मीद है कि जल्दी से खुल जाएगा। उसके बाद हमने उम्मीद लगा रखी कि हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेशंस को अनड्यू हाई करते हैं कि घर में हम सोच रहे हैं कि कोरोना के लिए तो बैठे हैं, लेकिन आपकी वाइफ जो पाक कुशल है वो आपके लिए रोज 4 तरह के पकवान बनाएगी, क्योंकि वो कहती थी कि जब भी आप घर में रहोगे बढ़िया खाना बनाऊंगी। अब वो बना नहीं पा रही। तो आपने ये तो देखा नहीं, वजह जानने की भी सोची। एक टाइम छोड़ दिया, 2 टाइम कोई बात नहीं, उसके बाद आपने देखा कि बार बार ये समस्या कि आपको खाना से दाल रोटी मिल रही, एंड यू स्टार्टेड क्वारलिंग, एंगर, वहां पे उसके ऊपर आक्रोश निकाला, गुस्सा की। विदाउट जाने कि ऐसा क्यों। नेक्स्ट वजह हो सकती है कि हमें लगे कि लोग हमारे को महत्वता उतनी दे दे रहे, ये हमारी सोच हो सकती है। जैसे अब आप जो सभी लोग हैं किसी न किसी टाइम, और बल्कि मैं तो कहूँगा सब लोगों की चाहत रहती है कि किसी न किसी मैरिज में जाएं, जिसको, और वो भी खास लोगों की, जिसको, और उसकी मैरिज में हम उसके काउंटर पार्ट किया जाए जिसको हम लोग बारात कहते हैं। अब बारात का एक बड़ा जोरदार होता है कि जो भी बाराती आते हैं, स्पेशली दूल्हे जो मेल ब्राइड जो है, ग्रूम है, ब्राइड ग्रूम जो है, उसके घर वाले जो हैं वो बड़े ही सीना तानते हैं। और उनकी सबकी एक दिमाग में बड़ी क्या होती है, और विशेष तौर पे दूल्हे के भाई, दूल्हे की बहन, और उसके खासकर दोस्त, खास दोस्त जिनको सो कॉल्ड वो होता है, वो वहाँ बड़े तनके से बैठना चाहते हैं कि सब मैं तो राजा की तरह, मेरा ये भी स्वागत करें, मेरा वो भी स्वागत करें। और वहाँ जरा सा भी कुछ 19-20 महसूस होता है, क्योंकि अलॉट ऑफ पीपल आर देयर जिनको ध्यान देना है, तो वहाँ उनको लगने लग जाता है साहब मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं करता। तो एक परसेप्शन है। तो अंदर अगर आपने उस वजह से कुछ ना कुछ एक एंगर का, गुस्से का एक बीज का रोपण कर दिया, इट्स अनफेयर। अगला एक कारण बहुत है जो हम इस को बात करते हैं, कन्विंस रादर देन शेयर। अब जनरली जैसे हम अभी वेबिनार कर रहे हैं, तो माय ड्यूटी इज टू शेयर माय थॉट प्रोसेस अलोंग विद सम सपोर्ट्स। आपको बताऊं मैं चीज, आपको जो भी जानकारियां देनी है वो
आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से आपको बताऊं, ना कि आपको फोर्स करूं कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है, जो भी मैं चाहता हूं उसके लिए आप एग्री। वो अलग बात है, दाद देने के लिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ, वो मेरे को एक पावर मिलती है आपसे और एक उम्मीद जगती है कि आप मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। बट अदरवाइज कमिंग बैक, कन्विंसिंग जो है दैट शुड नॉट बी देयर। कन्विंसिंग के पीछे फोर्स होता है एक्सटर्नल, दैट शुड नॉट बी देयर। इट शुड ऑलवेज बी ए शेयरिंग। जब भी इसका रूप चेंज होता है कि लोग कहते तो ये हैं, जैसे नेता आए मंच पे और वो लोगों से कहते थे ये सब मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन उनमें फोर्स ज्यादा वो क्रिएट करते हैं, लोगों से हामी भरवाते रहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ सही है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों में इसीलिए आक्रोश और गुस्सा क्रिएट होता है क्योंकि वहां अनफेयरनेस आ रही है। और इस गुस्से का एक्सट्रीम लेवल यहाँ तक जाएगा कि ये जो वायलेंस, मॉलेस्टेशन जहाँ फिजिकल होती है, डोमेस्टिक वायलेंस है, होम वायलेंस है, फिजिकल एग्रेशन, लोगों पर शारीरिक प्रताड़ना है, उनको मारपीट है, सो मच सो सारी चीजें जो हैं, लॉट ऑफ इस टाइप की जो है हमें आक्रोश देखने को मिल सकते हैं। अगर आप मेरे साथ हैं और दाद दे सकें तो हम आगे बढ़ने के लिए मेरे को एक ताकत मिल जाएगी दोस्तों। और थोड़ा सा, हालांकि मैं जानता हूँ थोड़ा सा हैवी हो रहा है, बट थोड़ा ही देर और फिर उसके बाद एक लाइटर मोमेंट्स की तरफ हम आएंगे। ओके, थैंक यू। अब हम बात करते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड से भी हूँ और थोड़ा सा टेक्निकल है, तो वन बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ। तो हमने जब बात की व्हाट इज एंगर, व्हाई इज एंगर, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके परिणाम कहाँ कहाँ हमें भुगतने पड़ते, कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट आता है। क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी है ये परसेंट टू परसेंट डिफर कर सकती है हालांकि, और सर्कमस्टेंशियल भी इफेक्ट चेंज हो सकते हैं, बट हाँ परिणाम जरूर आते हैं, चाहे वो आज दिखें चाहे कल दिखें या उसके दूरगामी परिणाम। और बहुत सारी जगह हो सकती है जहां से हमें वो परिणाम मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी, हमारे दिमाग पे। दोस्तों हमारी मानसिकता पे एंगर का, नाराजगी, गुस्से का, उसका ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हम जो बेस्ट जजमेंट है, सही और गलत में विचार करने की शक्ति हमारी क्षीण पड़ जाती है। और ये ऐसे ही नहीं होता, जब भी हम गुस्सा करते हैं तो हमारी बॉडी दिमाग में कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन क्रिएट करती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। और हमारी सोचने की शक्ति कम हो जाती है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसा हो गया, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था, क्योंकि हम गुस्से में लग जाते हैं, बाकी सारी चीज भूल जाते हैं कि हमें क्या काम करना है, लड़ाई झगड़े में दिमाग लग जाता है, हमारा कंसंट्रेशन भी वीक होता है और हम नेगेटिव साइकोलॉजी की तरफ जाते हैं, जहां हम नॉन कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव साइकोलॉजी की तरफ मूव करते हैं। दूसरा इसका प्रतिकूल प्रभाव गुस्सा करने का हमारी फिजियोलॉजी यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ता है। स्टार्टिंग फ्रॉम हेड, हमारा जो ब्रेन है, जब भी हम गुस्सा करेंगे तो उनके सेल्स में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लग जाती है। एंड टू एक्सट्रीम लेवल अगर हम गुस्सा करते हैं तो वो सेल्स एक्सेस ऑफ कैल्शियम की वजह से डेड होने लग जाते हैं, गुड सेल्स जो है। गुस्सा करने से हमारा आर्टरीज जो है, जो हमारी धमनियां हैं, नलियां हैं, पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करती हैं, उन सब में टेंशन क्रिएट होने लग जाती है, क्योंकि हमने पहले जिक्र किया कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो लोग डायबिटिक है उनके लिए भी ये बहुत प्रतिकूल इफेक्ट देता है, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ेगा इससे। सो मच सो कि थायराइड की फंक्शनिंग में भी मेल फंक्शनिंग आने लग जाएगी। थायराइड ग्लैंड जो है उसकी जो परिणाम है वो दुष्परिणाम की तरफ, बेनिफिट की जगह वो नेगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पे लाएगा। मेटाबॉलिज्म पे उसका इफेक्ट आएगा, हमारी आंखों पे भी इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, हमारी आईसाइट भी गुस्सा करने वालों की वीक होती है। अब इसका एक आपको उदाहरण देता हूँ कि जब भी अपन कहते हैं उसकी आंखें लाल हो रही हैं, इस मुहावरे का हम क्या अर्थ निकालते हैं? हम कहते हैं आंखें लाल का मतलब उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब कभी आपने सोचा है कि इसका क्या मतलब होता है, आंखें लाल क्यों हो गई गुस्से में?
दोस्तों जब भी हम गुस्सा करते हैं तो जैसे मैंने कहा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है हमारा, तो आईज में भी बहुत बारीक बारीक नर्व्स वेन्स होती हैं जिनसे ब्लड फैलता है। और जैसे ही गुस्सा करेंगे और आर्टरीज, वो जो वेन्स हैं वो फूलने लग जाती हैं, वो ब्लड फ्लो इतना बढ़ता है कि वो ब्लड में का सारा जो हमारे को वो है वो सारा दिखने लग जाता है आंखों में। हम कहते हैं आंखों में गुस्सा है। एंड सो मच सो कि हमारी जो बोन डेंसिटी होती है, कैल्शियम और अदर मिनरल्स का जो हमारे बोन्स में पार्ट होता है जिससे वो स्ट्रेंथ क्रिएट होती है, वो सब भी रिड्यूस होने लग जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है जहां इसका इफेक्ट आता है वो है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप की हम जब बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं हमारे बच्चों से, हमारे स्पाउस से, हमारे नियर और डियर फ्रेंड से। अब दोस्तों इन सब में क्या हमारे बॉन्डिंग है, क्यों है हमारा इनसे रिलेशन? क्योंकि हम इनसे एक्सचेंज क्या करते हैं? लव, अफेक्शन, प्यार देते हैं उनसे, हम अपने इमोशन शेयर करते हैं, हम अपनी सारी एक दूसरे की बात बताते हैं, इंटीमेसी क्रिएट करते हैं जो हम बाहर लोगों को नहीं बता रहे वहां बता रहे हैं। अब अगर इसकी जगह हम उनसे गुस्सा करने लग जाएंगे, हम उनसे बात छुपाने लग जाएंगे, बात बात पे इरिटेशन होने लग जाएगी उससे, तो आपको लगता है कि ये जो रिलेशंस हैं ये लंबे चलेंगे, दूरगामी चलेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा? और हम ही नहीं, इसका दूसरे व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ एंगर का इफेक्ट आ सकता है। आपको एक चीज बताता हूँ दोस्तों, जो स्टडीज ने पाई है कि ऐसे बच्चे जिनके घर में रेगुलर लड़ाई झगड़े और इस तरह का माहौल रहता है, उनके माँ बाप इस तरीके का आपस में बहसबाजी, गुस्सा और ये सब आक्रोश आपस में पालते हैं और बहसबाजी और रेगुलर देखते हैं, ऐसे बच्चों में एग्रेशन और दूसरों की बात न मानने की साइकोलॉजी ज़्यादा स्ट्रांगली डेवलप होती है। और ऐसे बच्चे एडजस्टेबल और एडाप्टेबल कम होते हैं सर्कमस्टेंसेस को, जो भी परिस्थितियां आ रही हैं उनके साथ वो सम्मिलित हाथ से हाथ बढ़ा के नहीं होते बल्कि उनके अगेंस्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रभाव की बात करते हैं वो है सोसाइटी के, हमारे समाज। अब समाज में हम किन लोगों को मानते हैं? हम हमारे पड़ोसी हैं, हमारे कुछ सामाजिक संस्थाएं हो सकती हैं, धार्मिक संस्थाएं हो सकती है, और हमने कुछ ऑफिशियल ग्रुप बना रखा है, ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं। अब इन सब से हमारे साथ रिश्ते जो हैं, जो हम उनसे आपस में बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, वो किस वजह से हो सकती है, किन बातों पे बेस करती है? वो है ट्रस्ट, भरोसा है। हम उनसे कुछ सहयोग चाहते हैं, उनसे हम कुछ इज्जत चाहते हैं। इस तरह की चीजें हम तभी पा सकते हैं जब हमारा आपस में जो है वो गुस्से का प्रतिकूल प्रभाव ना हो। अगर गुस्सा, रोष, बहसबाजी, लड़ाई झगड़े इस सारी सोसाइटी में फैलेंगे, उससे क्या बैठेगा? नॉन कोऑपरेशन, डिसरेस्पेक्ट, क्रिटिसिज्म, सो मच सो कि वो जो सोसाइटी में हमने ग्रुप बनाया है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। लोग आपस में बोलना कम कर देंगे, एक दूसरे से बातचीत देखना तक भी पसंद नहीं करेंगे। क्या फायदा है ऐसे दोस्तों, ऐसी चीज को पनपाने और उसको बढ़ाने का जिससे ऐसा इफेक्ट आए? नेक्स्ट है हमारा वर्क प्लेस। वर्क प्लेस वो है दोस्तों, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमारा ऑफिस हो सकता है, वहाँ कलीग हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल, जो सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं। हमारा ऑफिस है तो ऑफिस के हमारे क्लाइंट्स हो सकते हैं, शॉप है तो हमारे कस्टमर हैं, पड़ोसी हैं, हमारे कर्मचारी हैं। अब इन सब से भी अगर हमारा गुस्सा, हमारा आपस में आदान प्रदान गुस्से का ज़्यादा होगा, नेगेटिव फीलिंग होगी, तो आपको लगता है कि वहाँ पे काम होगा। आप ज़्यादा गुस्सा अगर ऑफिस में करते तो आपको इंक्रीमेंट्स कम मिलेंगे, लोग आपके आसपास नहीं बैठा करेंगे, आपको लंच अकेले करना पड़ेगा। क्या फायदा है? ब्लेम गेम चालू हो जाएगा, वहाँ लोग आपकी उनसे जो एक रिलेशनशिप है कोल्ड रिलेशनशिप में जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फाइनेंस। पैसा दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी आमदनी बढ़े, उसका इन्वेस्टमेंट बढ़े, उसकी सेविंग्स बढ़े, और क्योंकि वो चाहता है कि वो अच्छे से रह सके। अभी फाइनेंस का भी गुस्से का प्रतिकूल नेगेटिव इफेक्ट आता है, क्योंकि जैसे ही हमने कहा
फर्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजी। तो हमारा माइंड जैसे ही साइकोलॉजिकल वीक हुआ, हमारी प्लानिंग जो है फ्यूचर की वो ढंग से नहीं कर पाएंगे। हमारे जो कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनसे हमारा क्रेडिबिलिटी पीरियड प्रॉपर नहीं चलेगा। लोग भरोसा नहीं करेंगे, तो मैं क्रेडिट पीरियड अगर हम चाहते हैं कि उनसे लॉन्ग टर्म हो, वो नहीं होगा। जब भी हम काम करते हैं तो आउट ऑफ द वे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, लोग हम पे भरोसा नहीं करेंगे, ये तो गुस्सा कर जाता है, कभी भी लफड़ा कर देगा, तो हमारे को वहाँ सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब सो मच सो कि जो हमें पता है हमारे से लोग गुस्सा कर रहे हैं, कम आना जाना हो रहा है, तो हम जबरदस्ती की पार्टियां करने लग जाएंगे, हमारी ओवर स्पेंडिंग होगी कि किसी तरह लोग आए तो सही। अब लोग तो आएंगे, लेकिन वो अपने किसी न किसी वजह से आएंगे जो उनकी पर्सनल मजबूरी है। तो हम वहां पे भी ऐसा गुस्सा कर रहे हैं, वहां बहसबाजियां कर रहे हैं, धीरे धीरे और भी कम हो जाएंगे, तो हमारी स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। सो मच सो कि हम गलत आदतों में भी पड़ सकते हैं, गैम्बलिंग है, ड्रग्स हैं, एडिक्शंस हैं, इस तरह की चीज़ों पे भी हम जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे को सारी परेशानियां हमारे लिए दिन पे दिन बढ़नी चालू हो सकती है। और दोस्तों एक विशेष सर्किल है, देखिए गोल घेरे में हम घूमने लग जाएंगे, इससे गुस्सा किया, वो गुस्सा दूसरे में ट्रांसमिट होगा, तीसरे में होगा, और ये गोल गोल घूमने लग जाएगा। यानी एक दूसरे में वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट होगी और सब में इस तरह का आक्रोश बढ़ता रहेगा। दोस्तों आप अगर मेरी इन इफेक्ट्स से वाकिफ हैं तो आपकी दाद फिर मिल जाए तो मजा आ जाए दोस्तों, जिससे हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपना वर्कआउट कर सके। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं डर की। क्या आप ये मानते हैं कि डर एक प्री स्टेज है गुस्से की, क्रोध की, आक्रोश की? चलो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते, शायद सबने सुन रखी होगी। एक गांव में किसान रहता था, उनके बहुत समय बाद एक बच्चा हुआ, छोटा सा, बड़ा अच्छा बच्चा था, बहुत अच्छे से पाल रहे थे वो। और एक बार ऐसा हुआ कि उसको अपने खेत में एक नेवला मिला, और बच्चे को उसने देखा कि उसे जानवर बहुत प्रिय हैं, तो उस नेवले को घर ले आया और घर लाके उसने बच्चे को दे दिया, और बच्चा उससे खेलता था। बड़ा दोनों आपस में प्रेम रखते थे। वो बच्चा उससे खेलता रहता था, उसे भी कोई दिक्कत नहीं लगती थी। अब एक बार क्या हुआ, किसान और उसकी पत्नी को शहर जाना पड़ा कुछ सामान लेने के लिए, खेती से संबंधित। अब उन्हें कोई, उनका घर खेत में ही था, तो उन्हें आसपास कोई नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, ये नेवला है और ये बच्चा है, दोनों हैं, हम घर में कुछ होगा नहीं, हम बाहर से ताला लगा जाते हैं, कोई आएगा जाएगा नहीं। अब वो चले गए। अब वो पीछे से क्या हुआ कि बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते सो गया। इतने में वहां पे एक सांप आ गया, क्योंकि खेत में इस तरह की चीजें होती, और वो खिड़की के रास्ते से अंदर घुस गया। अब अंदर घुस तो गया, लेकिन क्या हुआ कि अब इस बात को नेवले ने देख लिया। अब नेवले ने देखा, वो समझ गया कि ये कुछ ना कुछ अपने जो मित्र है उसका, वो बेटा है, किसान का बेटा, उस पर अटैक कर सकता है। तो वहां जबरदस्त उनमें लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में कुछ खून बाहर गिर गया, और जबरदस्त लड़ाई इतनी भयंकर हुई कि आखिरकार उस सांप को वहां से भागना पड़ा। और फिर भी वो इतना लहूलुहान था कि वो वहां बाहर मर गया, खिड़की के बाहर ही। अब जब किसान और उसकी पत्नी शाम को आए, तो उसने वहां पे, वहां गेट के पास नेवले को बैठा पाया, और उसके मुंह पे खून लगा हुआ। अब किसान एकदम डर गया, और डरते उसे एकदम याद आई अपने बच्चे की कि अरे ऐसा, इसका मतलब है आज तो इस नेवले ने अपना रुख दिखा दिया और उसने इस बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया। तो उसने आव देखा ना था, और वहां जो डंडा रखा था, जबरदस्त दमादम दमादम, और इतने में उसकी जो पत्नी थी वो अंदर भागी, देखे बच्चे की क्या हालत है, जबरदस्त तरीके से वहां पे मारने लगा, और मार मार के उस बेचारे नेवले को उसने मार दिया। इतने में उसकी पत्नी अंदर से भागी भागी आई, उसने बताया कि उसका बच्चा सुरक्षित है, लेकिन वहां पे एक सांप है जो खिड़की के पास मरा पड़ा है। अब किसान को समझ में आई सारी बात कि ये सारा जो खून है ये उस
सांप का है ना कि बच्चे का, और मैंने बिना सोचे समझे आक्रोश में, एक डर में, उसे डर था चीज को लूज करने का, खोने का जो डर होता है, बच्चे को खोने का डर। तो ये जो डर है, ये बेसिकली इस डर की वजह से उसने उसमें अपने में एक बीज का रोपड़, और उसको इतनी देर में एक पेड़ और इतने विशाल एक्सट्रीम लेवल तक वो कर गया। अब डर है दोस्तों कि हमें खोने का, जब चीज को खो सकते हैं, ये डर हमारे में आता है। ये डर हमें बहुत सारी चीजों की वजह से आता है। आपने रेत हाथ में कभी ली है? जितनी जोर से आप रेत को हाथ में लेके दबाएंगे, उतनी तेजी से वो रेत आपके हाथ में से फिसलती रहेगी। दोस्तों, जितनी तेजी जोर से आप चीज को दबाएंगे, जितना आप समझेंगे मेरे पास जो है वो बिल्कुल प्रेशियस है, वो ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोगों को देने में कतराएंगे। आपके पास कार है, पड़ोसी को बहुत जरूरत पड़ी, उसने आके आपसे कार मांगी, भाई साहब दे दीजिए, इमरजेंसी, आपने करी नहीं, मैं किसी को नहीं देता, आप शेयर नहीं करना। ये सारी चीजें जो हैं, ये आपके खोने का जो डर है उसकी वजह से होती है। अब आपको एक गीता, भागवत गीता जो है, उसमें एक सार है, उसका कुछ एक्सपर्ट्स बताता हूँ। ये कहता है कि उसमें कहना है भगवान श्री कृष्ण का कि तुम क्या लाए थे इस संसार में जो तुमने खो दिया, जो लिया यहीं से दिया और जो दिया यहीं पर दिया, तो फिर इन चीजों का आप डर क्यों लेते हो कि खो जाएगी? लेट इट बी लूज, हैव फेथ दूसरी चीज पे, दूसरे उस पे। और कल जो किसी और का था वो आज हमारा है, और कल और किसी का भी हो सकता है, उसमें क्या है, उससे हमारे पास भी तो शेयर है। इसके अलावा हमें डर बहुत सारी चीजों का होता है। जब भी हम परफेक्शन, बिल्कुल दी बेस्ट की साइकोलॉजी रखते हैं, तब भी हमारे में एक डर व्याप्त हो जाता है। हमने एक इमेज अपनी क्रिएट की कि जो मैं करूंगा, जो मैं सोचूंगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जब भी वो परफेक्शन नहीं आ पाता, तो हमारे में एक डर व्याप्त हो जाता है। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग लाइक्स डिसलाइक होती है। लोग कहते हैं साहब मैं तो ये लेता ही नहीं, ठीक है, कुछ गलत चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स और लाइक्स भी जो है वो हमारे में एक डर क्रिएट करते हैं, गुस्सा क्रिएट करते हैं। ऐसे हाई डिपेंडेबिलिटी है। छोटा बच्चा होता है, माँ के ऊपर पूर्ण रूप से वो भरोसा करता है, माँ पे ही सबसे ज्यादा भरोसा करता है। जैसे ही माँ नहीं दिखती, उसको डर लगने लग जाता है, वो रोने लग जाता है। ऐसे ही हाई एज में भी हो सकता है, डिपेंडेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, या कोई फिजिकली चैलेंज है उसकी भी डिपेंडेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन जब भी हम 100% उनके ऊपर डिपेंडेबल होते हैं, तो हमें डर लगता है कि अगर वो व्यक्ति नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, और ये भी हमारे अंदर एक आक्रोश को जन्म देता है। जो व्यक्ति चीजों से एडिक्ट हो जाते हैं, उन एडिक्शंस पे भी एक खोने का डर होने लग जाता है, माइंड में एक साइकोलॉजी आती है, और उन लोगों में भी गुस्से आदतन पाया गया है ज्यादा होता है। दोस्तों, आज के टाइम में जो ये कोरोना की वजह से कंडीशंस हो रही हैं, लोनलीनेस की, कुछ लोग अकेले कहीं पे कार्य की वजह से गए हुए थे, वहाँ काम करते थे, वहाँ फंस गए, या और किसी वजह से, या कुछ लोगों को हमने देखा है एकाकी रहने के बड़े आदी होते हैं कि यार मुझे तो अकेलापन पसंद है, अकेले रहते हैं। नहीं दोस्तों, ये सब चीजें बहुत नेगेटिव है। कि कोरोना का भी की वजह से, जो लॉकडाउन की वजह से हम लोग सब घर में है ना, कैद, ये भी हमारे को कैद का नाम दे रहे हैं, हालांकि हम अपने परिवार के साथ हैं, क्योंकि हम बाउंडेड हैं कुछ करने को जबरदस्ती। तो हमारे को वो शेयरिंग नहीं, कन्विंस किया जा रहा है कि हमें अंदर रखना। तो वो जो फोर्स है वो हमारे में किसी एक डर को करता है कि हमारे को रोग नहीं लग जाए, हमारे कोई परेशानी नहीं हो, और ये सारे विचार हमारे ही अंदर चलने लग जाते हैं और हमें गुस्सा बनता है। इस तरह की चीजें भी हमारे में दोस्तों कुछ गुस्से के प्रति कुछ भाव लाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब हम कह रहे हैं कि ये गुस्सा है और हम मान रहे हैं उसका साइंटिफिक वे, कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ काम करना चाहते हैं, तो हम बात करते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट। क्योंकि हम गुस्से को, एंगर को मैनेज करना चाहते हैं, तो हम बात कर रहे हैं एंगर मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट क्या है, चलिए इसको थोड़ा फास्ट देखते हैं। इट्स एन एक्ट और अ प्रोसेस। एक्ट कहते हैं कोई इमीडिएट किया हुआ कार्य, कि अभी गुस्सा आया, हमने उसके ऊपर क्या रिएक्ट किया, और प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, जिसको मैं कहा था बीज रोपण हुआ। आज थोड़ा शायद कम गुस्सा आया, या हमने ध्यान नहीं दिया, इरिटेट होकर रह गए, कल थोड़ा सा ज्यादा किया। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसकी वजह से हमारे में गुस्सा बढ़ रहा है, या हम गुस्से पे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप।
तो जब मैनेज करना चाहते हैं उसमें 4 चीजें विशेष होती जो ध्यान देनी है कि हम किसी चीज को कंट्रोल करेंगे, उसको सुपरवाइज करना चाहेंगे और एक ऑप्टिमाइज बैलेंसिंग लाना चाहेंगे कि वो ना तो ज्यादा है ना कम है। दोस्तों गुस्सा कभी हम फेवर में भी यूज कर सकते हैं, जैसे मिलिट्री और पुलिस यूज करता है दूसरे लोगों को दबाने की, क्योंकि वहाँ फोर्स जरूरी है। एक माँ अपने बच्चे को भी डांटती है अगर वो रेगुलर कुछ गलत कर रहा है। इस तरह की चीजें हमारे गुस्सा जो है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, इसलिए ऑप्टिमाइजिंग जरूरी है। और लास्ट इज प्लानिंग। हम प्लान करते हैं कि गुस्सा जो है उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है। अब जब हमने मैनेजमेंट की बात कर ही ली दोस्तों, तो हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है किस किस तरह के हमारे को गुस्से आ सकते हैं जिससे हमें उसके ऊपर कंट्रोल करना, मैनेज करना, उसको सुपरवाइज करना ज्यादा आसान हो जाए। अब गुस्से के कई तरह के हम टाइप्स पे बात कर सकते हैं। वो जैसे इमीडिएट है, इम्पल्सिव है, या एक प्लान्ड हमने एक सिस्टमेटिक वे से किया हुआ, या गुड है, बैड है, ऐसे बहुत से तरीके हो सकते हैं। बट पॉइंट्स हम आइडेंटिफाई इसलिए करते हैं क्योंकि गुस्से पे हमें कंट्रोल करना है तो हमें पता चले किस किस तरीके का गुस्सा होता है। दोस्तों वर्बल गुस्से को सबको पता है, मुंह से अपशब्द कहे हुए, हाथ पैर चलाए हुए, किसी का शारीरिक नुकसान करने वाला गुस्से को भी हमें सबको पता है, जो एक्शन बेस्ड गुस्सा होता है। अब ये रिवेंज भी एक तरीके का गुस्सा है जहां हम दूसरे से बदला लेने के लिए आक्रोश निकालते हैं। अभी आपने स्टार्ट में जो एक फिल्म चली थी मेरी शादी में आना, उसमें उस हीरो ने इसी चीज का हीरोइन से बदला लिया, रिवेंज लिया कि वो और उसकी जब शादी हो रही थी तो शादी में बीच में छोड़ के चली गई। तो उसने सोचे बिना कि उसने ऐसा क्यों किया उसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा, और रिवेंज उसने उसके साथ लिया। ऑफ कोर्स बाद में जो है उसमें बेनिफिट में, बट रिवेंज इज सच जहां बदला लेना चाहते हैं। गुस्सा हिडन भी हो सकता है दोस्तों। हिडन क्या चीज होती है? हिडन ऐसा होता है कि डायरेक्ट नहीं दिख रहा। अब हिडन गुस्सा उन जगहों पे ज्यादा आता है जहां पे जो सामने वाला पर्सन है जिसपे ऊपर हमें गुस्सा करना है, जिसको हमें नुकसान पहुंचाना है, वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा अथॉरिटेटिव है, तो हम चुपचाप से अपना गुस्सा उसके ऊपर निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 भाई बहन हैं, दोनों में एक बड़ा है एक छोटा है। अब छोटे वाले का खेलने का मन हो रहा है भाई से, लेकिन बड़े वाले का पढ़ने का हो रहा है। उसने कहा नहीं अभी नहीं है, मेरे को अभी तो पढ़ना है। अब थोड़ी देर तो उसने देखा, छोटे भाई ने क्या करे क्या करे। थोड़ी देर में उसने देखा कि वो भाई जो है वो वहाँ अपनी टेबल से उठ के जहाँ पढ़ रहा था वो कहीं चला गया। तो फटाफट छोटा वाला जाता है और उसकी जो बुक्स कॉपीज है उसमें वो खराब कर जाता है, कुछ पेज वेज फाड़ जाता है, क्योंकि वो बड़े भाई से रिवेंज डायरेक्ट तो ले नहीं सकता था। वहां पे उसने अपना एंगर ऐसा हिडन कर दिया। ऐसे ही लोगों को रेगुलर गुस्सा करने की आदत होती है, वो बार बार लगातार हर स्थिति में गुस्सा करते हैं, वो हैबिचुअल होता है। अनप्रेडिक्टेबल गुस्सा होता है, यानी आपको नहीं लगता व्यक्ति गुस्सा करता है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं बीज रोपित है और सडनली वो कहीं ना कहीं आपको गुस्सा दिखाई देता है। गुस्से की एक्सट्रीम परिभाषा में लोग अपने आप का नुकसान भी करने लग जाते हैं, अपने शरीर के किसी अंग का, अपने सामान तोड़ने का, अपना सो मच सो एक्सट्रीम में जाके वो सुसाइड तक भी कर लेते हैं। ये भी एक तरह का गुस्सा होता है। मैनिपुलेटिव, जहां हम लोग दूसरों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें जबरदस्ती हमारी बात या कार्य करने के लिए ऐसा मजबूर करते हैं कि डायरेक्ट तो नहीं दिखे, लेकिन जो हम चाहते हैं सिर्फ वही हो रहा है, एंड इट्स अ टाइप ऑफ एंगर। सेम वे जजमेंटल, हमने सोचने का तरीका जब बदल जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है पर्पस ड्रिवन एंगर, जहां हम इंटेंशनली प्लान्ड वे से गुस्सा करते हैं। जैसे आप लोगों ने सबने गदर बॉर्डर पिक्चर देखी हुई है। सनी देओल पूरे प्लान करता है और लास्ट में जबरदस्त गुस्सा करता है, अपने बॉर्डर कंधे पे रॉकेट लॉन्चर लेके आगे भाग रहा होता है और दुश्मनों का तहस नहस कर देता है। वो एक पर्पस ड्रिवन। ये लोग समटाइम्स थ्रिल के लिए भी, तो एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, ये वो हीरोज हैं जिनको लोग कॉपी करते हैं तो उनको थ्रिल लगता है गुस्सा करने से, क्योंकि वो देखते हैं वहां बहुत सारे लोग उनसे दब गए। तो ये दूसरों को दबाने का एक तरीका भी होता है जिसके ऊपर
इसके अलावा अनगिनत वजह हो सकती है, तरह हो सकती है, लेकिन आज समय के उसमें हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। अब ये सब बातें जब हो गई तो अब इम्पोर्टेंट है कि गुस्से के बारे में तो जान लिया, अब इसको कंट्रोल कैसे करें, ये भी तो जरूरी है। गुस्सा करते रहेंगे, गुस्सा क्या होता है, सारी चीज नेगेटिव ही क्यों है दोस्तों, थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ भी तो बढ़े। अब कंट्रोल करने के लिए जरूरी है सबसे फॉरमोस्ट, ये हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट जब भी होता है, पॉज। जैसे ही आपसे कोई गुस्सा कर रहा है या फिर ऐसी स्थिति में आए जहां पे गुस्सा हो रहा है या इस तरह के सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो रहा है, यू टू पॉज रादर देन डायरेक्टली रिएक्ट। पॉज, कुछ सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए रुक जाइए। और वो नेवले वाली कहानी जो है किसान वाली, अगर वो कुछ क्षण रुक जाता, उसकी बीवी तो भाग के आ ही रही थी ना बताने के लिए कि ये बच्चा सुरक्षित है, लेकिन उसने पॉज नहीं किया। तो ये पॉज जो है इसके लिए, और ये पॉज बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है दोस्तों। कैसे, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आप लोग एथलीट्स, स्पोर्ट्स में अगर रुचि रखते हो तो एथलीट जो होता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप जो होती है, आपने कभी उसको देखी है? वो जो एथलीट है वो एक दो कदम पीछे लेके देन ओनली ही लीव फॉरवर्ड। अभी जो बैक लेना है, ये आपको एक एनर्जी, पीछे आप रिट्रीट करते हैं देन यू पुश, तो ये जो डबल फोर्स लगता है। आप लोगों ने सुना बचपन में गुलेल खेली होगी, जिससे एक लकड़ी टाइप का, वी टाइप का होता है, वाई टाइप की स्ट्रक्चर होता है, जिसपे रबड़ स्ट्रेचेबल चीज होती है, उसमें हम फल तोड़ने के लिए या खेलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उसका पर्पज ये होता है कि उसको पीछे थोड़ा सा खींचा, और उसको जब छोड़ेंगे तो जो पत्थर है तो वो उतने ज्यादा फोर्स से आगे जाएगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि पॉज करने से वी गो टू द पास्ट, वी आइडेंटिफाई द पास्ट, और उसी के हिसाब से हम अपना गुस्सा या अपना एक्शन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो है ड्रिंक वाटर। जैसा कि हमने कहा 70% हमारी बॉडी में वाटर है, तो जैसे ही आपको गुस्सा आ रहा हो या आपके आसपास हो, तो दोस्तों आप अपने मुंह में पूरा पानी भर लीजिए, और अगर आपने एल्कलाइन वाटर यूज किया तो इट विल बी मच बेटर। वेलोसिटी लाइफ साइंसेज एल्कलाइन वाटर बॉटल की, उनके एक बॉटल है जो आधे घंटे में पानी को, नॉर्मल वाटर जो ड्रिंकेबल वाटर है अगर हम उसमें डालेंगे तो वो एल्कलाइन वाटर में कन्वर्ट होता है, जो हमारी बॉडी में ज़्यादा फायदेमंद है। तो पानी को हमें क्या करना है, हमें सीधे पीना नहीं, उस पानी को आप मुंह में भर लीजिए, सो मच सो कि इससे ज़्यादा बाहर टपक जाएगा, और उसको हमें पानी को अंदर नहीं लेना, स्वेले नहीं, उसको मुंह में भरे रखिए जब तक भी आपको गुस्सा आ रहा है या वो सर्कमस्टेंस जहाँ पे गुस्सा क्रिएट हो रहा है वो स्लो डाउन नहीं होगा। और आप दोस्तों पाएंगे कि जैसे हमने पहले बात की कि उससे आपको नेगेटिव इफेक्ट बॉडी पे होते हैं, कि वो जो मुंह में पानी है ना, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज भी हो रहा है, तो अंदर की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है पानी, और फिर स्लोली स्लोली उस पानी को आप धीरे धीरे स्वेलो करें। ये भी एक एंगर कंट्रोल का एक तरीका है। ब्रेथ कंट्रोल, मसल रिलैक्सेशन, इसके ऊपर अनेक चर्चाएं 2-3 दिन में वैसे ही ऑलरेडी हो चुकी हैं। इसका तरीका कैसे है वो बताने के लिए आवश्यक नहीं है वापस। मसल रिलैक्सेशन क्यों चाहिए दोस्तों? अभी हमने पीछे बात की थी कि फिजिकल बॉडी पे क्या इफेक्ट है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, हमारी मसल्स जो है सारी टाइट हो जाती है, तो उनको रिलैक्स हम करेंगे तो जो गुस्से की साइकोलॉजी वो माइंड से ही नहीं, फिजिकली भी उसमें रिडक्शन आएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मूव आउट। अगर पॉसिबल है तो आप उस स्थिति से, परिस्थिति से, उस मानसिकता से वहां से दूर चले जाएंगे। वहां से अगर आप हट जाएंगे तो जो गुस्सा है वो आपको नहीं आएगा। या आप लोगों ने, सबने अगर मूवी जब भी मेट के आप लोगों ने मूवी देखी है एक, उस मूवी में हीरो को जब गुस्सा आता है तो उसकी जो हीरोइन है करिश्मा कपूर, वो उससे कहती है कि उसकी फोटो निकालो, उसको जलाओ एंड फ्लश इट आउट। क्या है कि वो जो मोमेंट था जहां पे हम उससे लगाव कर रहे थे, वहां से हमने दूर होके जो सेकंड पर्सन है उसको हमने दूर कर दिया। तो दोस्तों ये भी एक तरीका है मूव आउट होने का, और इससे हमारा एंगर कंट्रोल हो सकता है। एक इसमें छोटी सी एक मैं आपको कहानी सुनाना चाहूंगा, हालांकि समय की थोड़ी सी शॉर्टेज है,
लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी कहानी है जो आपको पसंद आएगी। एक बार की मेरे साथ पर्सनल वाकया हुआ है। एक बार की बात है जब मैं सीए कर रहा था और बैंक ऑडिट पे हम एक बैंक में गए। वहाँ के चीफ मैनेजर के साथ मैं ट्रैवल कर रहा था कार में, उनकी कार में। ये बात करीब 98 के आसपास की। उनके पास एक फिएट कार थी। हम कार में बैठे, वेरी कूल लाइक अ कुकुम्बर पर्सन, सीनियर पर्सन थे, बहुत शांत रहते थे, बहुत रेस्पेक्ट थी, बहुत इंफॉर्मेटिव पर्सन थे, अच्छे उनमें ज्ञान था। अब अच्छी बात चल रही थी, बढ़िया। सडनली एक पास से बहुत जबरदस्त तरीके से एक कार, ट्रक निकला, सॉरी, और इस तरीके से कि अगर वो कंट्रोल नहीं करते कार को तो वी वुड हैव बीन इन अ फेटल एक्सीडेंट। जबरदस्त हमारा एक्सीडेंट होता, जबरदस्त गाड़ी को नुकसान होता और हम लोगों को भी नुकसान होता। अब किसी तरह उन्होंने उसको बचाया और विद अ स्मॉल पॉज 2-3 सेकंड के बाद उन्होंने क्या किया, अपनी गाड़ी के शीशे चढ़ाए। मेरे से भी कहा अपनी साइड का भी चढ़ दो। मुझे बड़ा कंफ्यूज सा हुआ, यार ऐसा क्यों किया इन्होंने? अभी तो हम बच्चे हैं, थोड़ी ठंडी हवा लेते। लेकिन उन्होंने क्लोज की और उसके बाद ही स्टार्टेड अब्यूजिंग लाइक एनीथिंग। वो जो गाड़ी का ड्राइवर है, ट्रक का ड्राइवर, उसको बहुत गालियां दी, सो मच सो कि शायद सुनना भी मुझे और उनकी डिग्निटी, उनके लेवल के हिसाब से बहुत तकलीफ थी। और ऐसा 1-1.5 मिनट के आसपास तक चलता रहा। और उसके बाद देन ही बिकेम अगेन एज प्रीवियस लाइक कूल कुकुम्बर। और उन्होंने अपने शीशे में से कहा आप भी उतार लो, पहले उतार लो। मेरे को बड़ा अजीब सा बिहेवियर लगा। अब उस दिन तो मैं कुछ नहीं बोला उनसे। अगले दिन मैंने ड्यूरिंग लंच टाइम उनसे बात की, सर ये इंसिडेंट क्या है? तो उन्होंने मेरे को समझा, भाई ये जो अंदर का गुस्सा है ना, ये मैं अगर उस बीज को अंदर ही रहने देता तो वो कहीं ना कहीं आक्रोशित होकर मैं किसी और के साथ वो नुकसान पहुंचा सकता। तो इसको मैंने बाहर निकाला, उस एनर्जी को पॉजिटिव में ट्रांसमिट किया। लेकिन शीशे क्यों बंद किए? कि वो मेरे से ज्यादा गुस्सा कर सकता है, मुझे पता है, और उसका नुकसान ही मेरा नुकसान ज्यादा होता क्योंकि मेरा स्टेचर उससे ज्यादा बेटर। तो लोग बेवकूफ मुझे कहते, उसे नहीं। तो दोस्तों ये भी एक तरीका हो सकता है किसी तरीके से अपने को गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। सर, हेलो सर, आर यू देयर? Carry on, carry on. सर, ओके। अब No, I did थोड़ा not, सा Vipul bhai, I did not stop you simply because you were in a flow, so I didn't want to interrupt. So carry on, complete your slide. ओके ओके, थैंक यू। अब बात करते हैं हम हाउ टू अवॉइड और नो एंगर। अभी हमने कंट्रोल की बात की, ये तो इंस्टेंट होता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में चाहते हैं कि हमें गुस्सा ना आए और हम धीरे धीरे हमारी जो साइकोलॉजी है, हमारी जो आदत है, उनको हम सप्रेस कर दें या बिल्कुल खत्म कर दें, तो हमारे को एक सिस्टमेटिक प्रोसेस जो है उसको अपनाना पड़ेगा, जहां पे हमें ये मिलेगी। और दोस्तों आपको हमारे को दाद मिलती रहेगी, आपकी वाहवाही मिलती रहेगी यस के तौर पे, तो और थोड़ा मजा आता रहेगा जैसा आपको। थैंक यू, थैंक यू। अब ये अवॉइड करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है जिसको अपने को अपनाना पड़ेगा, और वो है फर्स्ट, आप एक डायरी लीजिए और उसको डेली बेसिस पे चार्ट बनाइए कि मुझे जो टाइप्स ऑफ गुस्से हैं, जो अपनी पहले बात की है, इसके अलावा भी वो किस किस तरीके का गुस्सा डेली बेसिस पे आता है, कब आता है, और उसको एनालाइज कीजिए कि उसके कॉज, इंटेंसिटी और पीरियोडिसिटी उसमें नोट कीजिए। डेली बेसिस पे किस समय गुस्सा आया, क्यों आया, कितनी देर मैंने किया, कितनों का नुकसान किया। इस तरह की चार्टिंग जब आप कर लेंगे और उसको मंथली एनालाइज कीजिए या वीकली, पीरियोडिकली एनालाइज कीजिए, वीकली कीजिए, मच बेटर पोजीशन होगी। आप पाएंगे कि वो जो कॉज था वो कोई बहुत अच्छा कॉज नहीं था जो आपने गुस्सा किया। और आप धीरे धीरे इसको जब देखेंगे तो आप खुद हंसेंगे उस चार्टों को देख के, यार आप क्या कर रहे थे, क्या करना चाहिए था, और आप क्या कर रहे थे आपकी नॉलेज बेस से, आपके स्टेचर से, आप उन सब चीज़ों से। तो ये एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, हालांकि इट्स नॉट ईजी। आपको ये फोर्स्ड तरीका है, आपको सीरियसली, सिंसियरली इसको अपनाना पड़ेगा, नॉट सीरियसली, रादर
सिंसियरली ऑनेस्टली आप अगर इसको रेगुलर कर पाएंगे तभी इसका फायदा। ये तो और तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप इंक्रीज योर नॉलेज बेस। दोस्तों एक कहावत है हिंदी में, अध जल गगरी छलकत जाए। गगरी कहते हैं मटके को, आप पॉट को, एंड अध जल मीन्स हाफ। तो हाफ फिल्ड जो पॉट है, अगर आधा पानी भरा हुआ है और उसमें से पानी कुछ निकल गया आपके चलने से, भागने से, तो आपके पास कितना सा रह जाएगा? इतना सा तो ऑलरेडी था, इतना रह गया, तो आप स्केर्सिटी में आ जाओगे। आपके पास वो चीज यूनिक रह जाएगी, अगेन प्रीशियस लगने लग जाएगी, आप डरने लग जाओगे और गुस्से में तब्दील हो जाएगा। सेम वे नॉलेज है, हमारा पैसा है, हमारे रिलेशंस, जितना हम बढ़ाएंगे, जब बहुत होता है थोड़ा बहुत निकल भी गया क्या फर्क पड़ता है? बॉटल फुल ऑफ वाटर है, ये एक आध ड्रॉप गिर भी गया, एक आध क्या फर्क पड़ जाएगा? तो जितना ज्यादा बेस हमारा होगा, फाइनेंस का है, जो भी चीज हमारे लिए जरूरी है और जिन वजह से हमें गुस्सा आता है, उसका रिडक्शन हमारे सोच से आने लग जाएगा। थिंक रैशनल। सेंटिमेंट्स और इमोशनल होके मत सोचो मेरी इज्जत खराब हो गई, मेरे ये हो गया। जस्ट थिंक रैशनल, गुस्सा आया क्यों, मुझे क्यों आया, उसे क्यों आया, ऐसी क्या सर्कमस्टेंस थे ऐसा आया। और उसके पास्ट में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि इट वाज फूलिश कि मैंने गुस्सा किया, या अगर मैं कर देता, इट वाज नॉट एन इंटेलिजेंट मूव, इट कुड हैव बीन अ सुसाइडल। तो इस तरह का सॉरी रैशनल थिंकिंग की जरूरत। नेक्स्ट तरीका हो सकता है लर्न लिव प्लान। ये क्या है? लर्न फ्रॉम द पास्ट, लिव इन द प्रेजेंट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। अगर हम इस तरीके से इस सिस्टम को अपनाएंगे तो दोस्तों यकीन मानिए बहुत गुस्सा हम खत्म कर सकते हैं। होता क्या है, रादर हम पीछे की चीजों को पकड़ के, इसको कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ना, उन पीछे की चीजों को पकड़े हुए तो हम बहसबाजी लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, और हम फ्यूचर की प्लानिंग में लगे रहते हैं कि 10 साल बाद के लिए इतना पैसा इकट्ठा कर लो, ये कर लो। अब फ्यूचर का तो किसी को पता ही नहीं ना, नोबडी कैन प्लान फ्यूचर। अब जैसे फॉर इंस्टेंस ये कोरोना हो गया, किसी को पता था, किसने सोचा था ऐसा हो गया? क्या आपने कभी प्लान करके घर में इतना सामान इकट्ठा किया, या पैसे इकट्ठे किए, या इस तरह की चीजें इकट्ठी की कि ऐसा होगा तो मैं कर लूंगी? यू कांट प्रेडिक्ट फ्यूचर, बट ऑफ कोर्स यू कैन प्लान एज पर प्रेजेंट। तो लेकिन इसलिए लिव प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है। आज के टाइम को एंजॉय करेंगे जितना, पास्ट एक्सपीरियंस को उसको ध्यान रखते हुए और आगे की प्लानिंग के हिसाब से कुछ सेव करते हुए, तो आप में गुस्सा कम आएगा, खुश रहेंगे, चीजें आपके हाथ में होंगी, कंट्रोल्ड होंगे, यू विल बी इन इंक्रीज स्टेट। नेक्स्ट तरीका हो सकता है इंक्रीज योर सर्कल। तो स्टडी में पाया गया कि जो लोग ज्यादा सोशल होते हैं, फ्रेंड सर्कल ज्यादा है, जो लोगों से यारी दोस्ती ज्यादा बनाते हैं, ये ऐसे सारे लोगों की जिंदगी लंबी और स्वस्थ होती है। ऐसे लोग जिनका फ्रेंड सर्कल 100+ है, पाया गया है 90% ऑफ ऐसे लोग 80+ वाली लाइफ तक जीते विद अ हेल्दी लाइफ। तो दोस्तों इट इज बेटर। और हम जिस ट्रेड में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, वहां कितना इसका बेनिफिट है, हेल्थ के साथ हमें वेल्थ भी मिलेगी। द मोर सर्कल वी हैव, द मोर पीपल वी हैव, द मोर बेनिफिशियल इट कैन बी फॉर अस। शेयर एंड डिस्कस, ये एक ऑल्सो बहुत जबरदस्त तरीका है। ये हमारे नियर एंड डियर्स में हमारे को काम आ सकता है। अपने घर परिवार के साथ बैठ के पुरानी मेमोरीज कभी से वीडियो एल्बम्स निकाली, सॉरी एल्बम्स पहले चलती थी, आजकल तो बहुत कम हो गई। फोटो एल्बम्स का बड़ा शौक होता है, उनको देखिए, बड़ा मजा आता है। पहले कैसे लगता था, अब कैसा लगता है, वो कैसे खड़ा है, ये कैसे उड़ा। मेमोरीज को आप जब भी करेंगे, मेमोरीज ऑलवेज गिव यू हैप्पीनेस बिकॉज यू प्रिजर्व गुड मेमोरीज ओनली। आप अच्छी मेमोरीज रखेंगे, दे विल हेल्प यू आउट, मजा आएगा। और कभी भी नेगेटिव आए, परेशानी जिंदगी में लगी रहती, उन नियर्स डियर्स से आप डिस्कस कीजिए, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन रेडिकल निकल के आएगा। क्योंकि हम इमोशनल ज्यादा सोचेंगे, दूसरा पर्सन अगेन रैशनल थिंकिंग पे आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रियलिस्टिक गोल्स आइडेंटिफाई कीजिए।
अब हम अनरियलिस्टिक गोल्स अगर बनाएंगे या टाइम के हिसाब से हम उनको एडजस्ट नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या। तो रियलिस्टिक गोल्स बनाना बहुत जल्दी एंड पीरियोडिकली उनको हमारे को एडजस्ट भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अब ये कोरोना आया, कल और कुछ भी हो सकता है, इसके हिसाब से हम नहीं सोचे। अब आज किसी व्यक्ति ने, फॉर एग्जांपल मैंने सोच ली कि इस साल मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा, लेकिन मेरे 3 महीने तो बिल्कुल जीरो हो गए और अगले आगे की स्थिति आज की डेट में मुझे नहीं लगती, और मैं इसको लेके बैठ जाऊँ नहीं साहब मैं तो डायमंड नहीं बना इस साल, और मैं अपने गोल से भटक गया और मैं उनको अचीव नहीं कर पाया, मैं डिप्रेशन में चले जाऊं, मैं एक्सट्रीम स्टेजेस लाऊं, या मैं अपना बिजनेस छोड़ दूं और काम करने लग जाऊं, ये तो काम बेकार है मेरे लाइफ में। नहीं दोस्तों, ये एंगर, गुस्सा होने, नाराजगी अपने को डिप्रेशन लाने का तरीका नहीं। इसलिए जरूरी है कि रियलिस्टिक अचीवेबल गोल्स बनाएं, अपना स्वेट एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, स्वॉट एनालिसिस करके ही आप अपने गोल सेट करें, और पीरियोडिकल रीसेट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जोरदार है, जिस पे ध्यान नहीं देते लोग, वो है कंपनी ऑफ किड्स। किड्स आई एम सेइंग अप टू 5 इयर्स या एल्डर्स मोर देन 70 इयर्स। अब ये दोनों तरह के जो एक्सट्रीम्स हैं ये बड़े मजेदार होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आफ्टर 70 द एल्डर बिकम्स एज अ किड, 1 साल के बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है। अब आपने कभी बच्चे को देखा है, वो मस्त होता है, घूमता फिरता है, गिर जाता है, इधर देखता है, फिर चलने लग जाता है। तो उसकी जो फनी एक्टिविटीज है ना, आप उसकी कंपनी में रहेंगे, यू विल एंजॉय। वो किसी भी चीज को ले लेता है, आपके टेबल पे एक पेन पड़ा हुआ, उसे पेन का उपयोग तो पता नहीं है, या उसने आपको देख लिया कि पापा उसके लिख रहे हैं, मदर उसके लिख रही, वो कुछ ना कुछ, अब उसे लिखना तो आता नहीं, कुछ ना कुछ चला रहा है, बट ही और शी इज एंजॉयिंग। किड को बड़ा मजा आता है, यू लव, ही और शी विल ऑल्सो लव। तो दोस्तों इस तरह की जो चीजें हैं ये आपका गुस्सा खत्म करने के लिए और उस मोमेंट से बाहर आने में बहुत हेल्प करेगी, उस एनवायरनमेंट से दूर होने में हेल्प करेगी, और आपको लॉन्ग टर्म फिजिकल एंड मेंटल बेनिफिट्स मिलेंगे। ऑफ कोर्स योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज आप सबको पता ही है, जिसे करने से फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। और लास्ट इज अ मैड, बी अ मैड, जबरदस्ती से। अब मैड किसे कहते हैं? पागल वो व्यक्ति होता है दोस्तों मेरी निगाह में जो अपने हिसाब से काम करता है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जैसे कल कुछ लोगों ने भी बताया कि आप जब डांस कर रहे हैं तो ये नहीं देखते कि कौन क्या कर रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने घर में हंसा करें, साथ में आप परिवार में 4, 5, 6 जो भी जने हैं उनके साथ आप बैठें और आप कुछ नहीं करें, पहले आधे से मिनट की एक साइलेंस लाएं, और उसके बाद जब आप सर्कल में बैठे हुए हैं साइलेंस के बाद आप क्या करें, एक दूसरे को देखिए और धीरे धीरे आप एक लाफ्टर का एक वो कीजिए। पहले धीरे से मुस्कुराइए और लोग भी मुस्कुराएंगे, थोड़ा सा दांत दिखाइए, फिर थोड़ा सा हा 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 कीजिए, फिर जोर से कीजिए और जोर से कीजिए और जोर से कीजिए, सो मच सो कि आप जहाँ बैठे हैं जबरदस्त तरीके से लुढ़क जाइए। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कहीं नहीं लगती, हमारी बॉडी बहुत स्ट्रांग है। ये करके देखिए, स्पेशली आपके किड्स के हिसाब से, छोटे बच्चे हैं 8-10 साल तक के, मजा आ जाता है उनके साथ हंसते हुए। सो ब्यूटीफुल वॉइसेस उनकी जब निकलती है ना हंसने में, गिगलिंग है, सारा गुस्सा, सारी स्ट्रेस, टेंशन, बेस्ट वे है टू बी मैड। कैसा लगा दोस्तों? डबल दाद मिलेगी इस बात पे। हुआ स्ट्रेस कुछ कम? जो हम सोच रहे थे कि बहुत जबरदस्त तरीके से हम स्ट्रेस की तरफ बढ़ गए हैं, और जहां हमारा गुस्सा और वो ज्यादा हो सकता है। रीचिंग टू द लास्ट स्लाइड दोस्तों, ये टाइम की कमी की वजह से हम यहाँ पे एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं लाफिंग की, बट एक बार करिएगा जरूर, ये एक्टिविटी बहुत मजा आएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो ये स्टैन सर को इसका रेसिप्रोकेट करके भी बताइए, रिस्पॉन्स बताइए कितना अच्छा लगा ऐसे हंसते हुए सब परिवार। अब हम डेलिब्रेट जो कर रहे हैं उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आते हैं लास्ट स्टेज पे, जहाँ थॉटफुल वर्ड्स। हम सब पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन जैसे धूल हो जाती है ना हमारी गाड़ी पे, इन दिनों कार नहीं चली इसलिए उसके ऊपर धूल जम गई, ऐसे ही हमने जब इसके ऊपर एंगर, गुस्से, क्रोध, आक्रोश के ऊपर जब इतनी बात नहीं की थी, कभी इतना विचार नहीं किया था,
उसके ऊपर एक धूल जम गई। उस धूल को हटाते हुए हम कुछ मेहनत की है, कुछ कोशिश की है कि आपके लिए कुछ यूजफुल वैल्यू एडिशन थॉट्स लाएं जो आपको हेल्प कर सकती है। विल गो वन बाय और द अदर। फर्स्ट है, हमारे अंदर का सबसे अच्छा समय, सबसे बेस्ट काम हम जब करते हैं जब हम बहुत ज्यादा विपरीत स्थितियों में होते हैं। आवर बेस्ट कम्स आउट इन वर्स्ट ऑफ टाइम। दोस्तों गौर कीजिएगा, ये थॉटफुल वर्ड जो है इन पे हम आपको गौर करने की है, आज हम डिस्कस नहीं करेंगे इसको। पर्सन गेट्स डिफीटेड ऑफ इनर चैलेंजेस। मैंने कहा था दोस्तों पिछली स्लाइड में कि हमें रियलिस्टिक गोल्स बनाने चाहिए। अनरियलिस्टिक बनाएंगे तो अपनी अंदर की हमने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं जिसकी वजह से हम परेशान हैं, हम मात खा रहे हैं। When going gets tough, the tough gets going. Anger takes away all the strength. Next, बहुत important है friends. If you feel bad seeing others angry, why to copy the same? अगर आपको दूसरे लोग गुस्सा करते हुए बुरे लगते हैं कि साहब आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में देखा लोग झगड़ रहे हैं, तो घर आके आप तो झगड़ रहे हैं, आपने भी तो वही किया, उनके जैसे ही बन गए। जरा सोचिएगा। इफ यू आर पेशेंट इन वन मोमेंट ऑफ एंगर, तो मैं पॉज की बात कर रहा था, यू विल एस्केप 100 days ऑफ सॉर्ट। अब वो किसान हमेशा पछताता रहेगा कि उसका जो इतना बढ़िया उसको एक साथी मिला था उसके बच्चे को, वो उसकी गलती की वजह से, बेवकूफी की वजह से मारा गया, खत्म। चाणक्य जो हमारे देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं, नीति शास्त्र, उनकी चाणक्य नीति कहती है हमारी एक बेवकूफी, हमारी एक गलती हमारे सैकड़ों अच्छाइयों को मार सकती है। तो ये जो गुस्सा है ये बहुत बड़ा ईवल है दोस्तों हमारा। ये हमारे बहुत सारे गुणों को, ये मात्र एक अवगुण बर्बाद कर सकता है। भगवान बुद्ध ने बहुत बढ़िया बात की, इसमें विशेष और चाहूंगा, यू विल नॉट बी पनिश्ड फॉर योर एंगर, यू विल बी पनिश्ड बाय योर एंगर। ये जो गुस्सा है ना, ये गुस्सा करने पे, क्रोध करने पे, नाराजगी करने पे आपको नुकसान नहीं होगा। ये गुस्सा अपने आप में ही आपका इतना बड़ा नुकसान कर देगा कि आपको गुस्से का से नुकसान के वो नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता कहती है कर्म कर, फल की चिंता मत कर। दोस्तों हम फ्यूचर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो हमारे को परेशानी आएगी। और जब लास्ट स्लाइड में पढ़ा था पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जितना हम प्रेजेंट में रहेंगे उतने हम खुश रहेंगे। जो भी रिसोर्सेज हैं चाहे हमारे, लेकिन हम उनमें खुश रहेंगे, उसमें हैप्पी रहेंगे, उसमें एंजॉय करेंगे, एंजॉय द फुलेस्ट। और हमारे को सबको जोरदार चीज मिलेगी। इसी बात पे एक जबरदस्त ताली हो जाए दोस्तों। और आपकी जबरदस्त तालियों के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहूँगा आप लोगों का। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। Live your present to the fullest. Be happy. Spread happiness. And always keep a big smile on your face. Because मैं मानता हूँ कि he who loves you will not harm you. दोस्तों जो आपसे प्यार करते हैं, यकीन मानिए, दिल से डर निकाल दीजिए, आपको नुकसान पहुंचा सकते। थैंक यू वंस अगेन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे को सुना और मेरे विचारों को